बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो तीन खबरें जी। एक तो बुशरा बीबी, उनकी गाड़ी के ऊपर आज धावा बोला गया, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर चौधरी सरवर साहब की तहरीक इंसाफ में वापसी, कुछ हिंट्स मैंने पहले दे दिए थे, अब वो खबरें पब्लिक होना स्टार्ट हो गई हैं, तो कुछ इनसाइडर मैं भी आपसे उसके शेयर कर दूंगा। अंसार भाई साहब ने एक कॉलम लिखा है जनाब। अंसार भाई साहब कॉलम में लड़ाई झगड़ा मार कुटाई की मजीद बात करते हैं। एंड मैं समझने से कासिर हूँ कि ये लोग किस तरफ पाकिस्तान के हालात को ले जाना चाह रहे हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद बुशरा बीबी। वी ऑल नो दैट कि बुशरा बीबी और उनकी वकला की टीम जो है इमरान खान साहब की, वो इमरान खान साहब से डयाला जेल में मुलाकात करते हैं, केसेस के अपडेट, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। उनका हक भी है, फैमिली का भी हक है, और बाकी कैदियों की तरह उनके वकला का भी हक है कि वो मिलते रहे। आज भी बुशरा बीबी मिलने इमरान खान साहब से जेल जा रही थी, तो जेल के बाहर उनकी गाड़ी के ऊपर एक धावा बोला गया। 10 से 12 लोग हैं, मैंने बार बार वीडियो रिवर्स करके देखी है, वो 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने ये धावा बोला है। और वहाँ पर गलाजत से भरे एक्सक्यूज़ मी 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने ये धावा बोला है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी स्टार्ट कर दिया है कि जी इद्दत में निकाह नामंजूर, काला जादू नामंजूर, ब्ला 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 ब्ला। अब खैर उसके बाद बुशरा बीबी की सिक्योरिटी टीम जो है, उनकी गाड़ी, जो पीछे खान साहब के गार्ड्स होते थे ज़्यादातर, वही गार्ड्स अब बुशरा बीबी के साथ होते हैं, तो वो गार्ड्स आए, उन्होंने रास्ता बनाया है और बुशरा बीबी की गाड़ी वहाँ से गुजर गई है। इसके ऊपर इखलाकियात की तो खैर क्या बात की जाए, लेकिन कानूनी एक नुकात ज़रूर है, कानूनी नुक्ता ज़रूर है कि वो हमारे दोस्त हैं रिजवान गिलज़ई साहब, वो लिखते हैं ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 509 के मुताबिक खातून पर आवाज़ें कसना और हिरासा करने पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा है। कोई महज़्ज़ब मुल्क होता तो किराए का ये हजूम जेल में होता। रिजवान गिलज़ई साहब ये लिखते हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था इसकी सज़ा क्या है। तो इसकी सज़ा 5 साल तक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में किसने इनको सज़ा देनी है। उसके बाद मीडिया ने इनको टेकअप कर लिया, 10 से 12 लोगों को, और जो बात कर रहे हैं वो 5 या 6 लोग हैं जो कैमरे के सामने, मोबाइलों के सामने आके बात कर रहे हैं। देखें जी, हमें रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया था, देखें जी ये तो इनको तो अपने नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं क्योंकि इद्दत में था, ये था वो था, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या इसमें बंदा बात करे। लेकिन इसमें बैकग्राउंड, रिमेंबर वन थिंग, इसमें बैकग्राउंड याद रखिएगा, ये माजी के अंदर भी होता रहा है। कुलसूम नवाज साहब के ऊपर भी, नवाज साहिबा के ऊपर भी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके ऊपर भी जुमले कसे जाते रहे थे। कौन कसवाता है कौन नहीं, ये मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये इक़दारों का सफ़र है पाकिस्तान की सियासत में। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की फ़ोटोज़ नंगी फिकवाई गई, बरहना, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनकी फ़ोटोज़ फिकवाई गई, उनके ऊपर जुमले कसे गए, असेंबली के अंदर उनके ऊपर जुमले कसे गए। तो ये पाकिस्तानी सियासत की गलाजत के एक इंतहा का लेवल है, इसके ऊपर क्या बंदा कहे। अब इसका एक एंगल ये भी है कि कल खान साहब को कोर्ट में पेश किया जाना है, तो उससे पहले मेरी टेक इसके ऊपर ये है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उससे पहले ये छोटा सा वहाँ पर एहतजाज करवा दिया गया जेल के बाहर। कल इंतज़ामिया जो है वो सारी कह देगी कि जी खान साहब को तो पेश ही नहीं किया जा सकता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बाहर एहतजाज हो रहे हैं, काले जादू के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और इद्दत में निकाह के इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हम इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं कर सकते। इसकी मेरी टेक ये है। बाकी इखलाकियात, तहजीब और रख रखाव, वो तो हमारी सियासत या इस सारे मामले के अंदर छोड़ दीजिए, वो कार्रवाई में बहुत पीछे छोड़ा है हमें, उसके ऊपर बात करने के मुझे लगता है वक्त का ज़िया है, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वक्त देना ही नहीं चाहिए, सिर खपाना ही नहीं चाहिए। खैर आगे चलिए, तो चौधरी सरवर साहब में पीटीआई में वापसी, उसके ऊपर मैंने भी एक ब्लॉग में पहले भी थोड़ा सा मेंशन किया, लेकिन वो चीज़ें कुछ काफ़ी सारी ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ही रखी। कुछ जो करीबी ज़राए हैं चौधरी साहब के और कुछ काफ लीग के लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई थी इस सारे मैटर के ऊपर, तो आज क्योंकि खबर लग गई, आज ये पब्लिक होना होगी, स्टार्ट होगी इन्फॉर्मेशन, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें खोल देता हूँ आपके सामने। काफ लीग की नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट बनती दिखाई दे रही है, ये जो जिसके ऊपर मेरे ज़राए के मुताबिक जो काफ लीग और नून लीग के दरमियान मामला तय पाए, उसमें शुजात साहब के साहबजादों एक्सक्यूज़ मी, उसमें शुजात साहब के साहबजादे और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, उनकी एडजस्टमेंट बनती हुई गो एड मिला नून लीग की जानिब से कि जनाब इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाएगी, मतलब इनको अकोमोडेट किया जाएगा। चौधरी सरवर साहब को काफ लीग में होते हुए नून लीग की जानिब से अकोमोडेट नहीं किया गया। 2 हल्के मुझे बताए गए, एक शाहदरा का और एक और हल्का, 2 हल्के जहाँ से चौधरी साहब इलेक्शन लड़ने के गालिबन ख्वाहिशमंद थे, तो वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला नून लीग की जानिब से चौधरी सरवर साहब के लिए, और यही वजह है कि फिर मामला जो है वो खटाई में पड़ गया और चौधरी साहब ने कहा कि चले फिर मैं नून में डायरेक्टली ले नहीं रहे, मुझे काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही नून की में मुझे लेकर मेरे वाली सीट के ऊपर, तो लिहाजा फिर तहरीक इंसाफ ही जो है वाहिद ऑप्शन बचती है और वहीं का रास्ता इख्तियार किया जाए। दिस कुड बी द अप्रोच, ये किसी की भी सोच आई थिंक यही होगी। तो उसके बाद जो चौधरी सरवर साहब के भाई की वफ़ात के बाद ये कुछ कॉरस्पॉन्डेंस जो है इसका आगाज़ हुआ था। मुझे यहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि चौधरी सरवर साहब के भाई तहरीक इंसाफ में थे, तो उनकी सीट को लेकर या उनकी फैमिली को लेकर तहरीक इंसाफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक उनको अकोमोडेट किया जाएगा,
उनकी फैमिली में से अगर कोई लड़ना चाहे इलेक्शन तो खान साहब ने उस पर आई थिंक गो एड दिया हुआ है कि जी ठीक है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपको टिकट मिलेगा। और आई थिंक इतनी ही इन्फॉर्मेशन राइट नाउ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। बाकी एक और चीज़, चौधरी सरवर साहब के बारे में मैंने पहले भी बताया था, चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान में आकर पीटीआई की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये ज़रा समझने वाली बात है। वो बरतानिया बैठकर, वहाँ बैठकर तो ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा आवाज़ उठाते दिखाई देंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनके इर्द गिर्द के लोग या उनके जो करीबी लोग हैं उनके मुताबिक कुछ इस किस्म का सिनेरियो है, वहाँ से मुझे मिली है, वहाँ से मैंने इकट्ठी की है। लास्टली अंसार अब्बासी साहब का आज का कॉलम, ये बड़े सीरियस लोग थे मेरे नज़दीक, अंसार अब्बासी साहब, सुहेल बड़ाइच साहब, नुसरत जावेद साहब, बहुत सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़ी इन्होंने मेहनत की है, बड़ी ज़िंदगी का इन्होंने हिस्सा दिया है जर्नलिज्म को पाकिस्तान के अंदर। मैं समझने से कासिर हूँ कि अब इनको वक्त के साथ साथ होता क्या जा रहा है। अंसार भाई साहब लिखते हैं कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जो कि मेरे नज़दीक तो पॉसिबल नहीं है। अंसार भाई साहब लिखते हैं, कहते हैं मेरे नज़दीक तो मुझे तो नहीं लगता कि बंदा फ़ौज से लड़ाई करना चाहेगा। जिसने इमरान खान को पॉपुलर मोस्ट सर्वे ने दिखाया उसी ने 88% फ़ौज की मकबूलियत भी दिखाई इस मुल्क के अंदर। और फिर वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को जो सियासत और जो बागडोर अपनी पार्टी की उन लोगों के हाथ में देनी चाहिए थी कि जो फ़ौज के मुखालिफ बयानियाँ ना बनाते। इमरान खान साहब ने उल्टा उन वकला के हाथ में दे दी है कि जो फ़ौज के मुखालिफ एक नई जंग लड़ने का ऐलान किए बैठे हैं। गालिबन शेर अब्दुल मरवत साहब की बात कर रहे थे। इसके ऊपर सबसे पहली टेक या सबसे पहली रिजर्वेशन मेरी ये है कि यार आप लोग क्यों मुद्दा या आप लोग क्यों ये इसको इशू बनाते हो कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ की लड़ाई। आप लोग अगर कहीं पे आग जल रही है तो आग बुझाने की बात क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं इसको इशू बनाते कि यार व्हाट हैपन इन द पास्ट, जो भी इन द एक सियासी जमात के एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई गलतियां कोताहियां उनको दूर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस चीज़ का। आप लोग जानबूझकर आप जैसे बारीक वारदात डालते हैं, आप लोग उसको सोची समझी वारदात डालते हैं, आप लोग वो डिफरेंसेस या वो गैप बढ़ाकर लोगों के माइंड में डालते लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई शिद्दत इख्तियार करगी, लड़ाई ये करगी, लड़ाई वो करगी। क्या अगर तो आप लोग पाकिस्तान से मुखलिस हो और आपको वाकई में लगता है कि ये लड़ाइयाँ जो हैं इनका पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है तो लिखते रहें, लोगों में इंतशार फैलाते रहें, आगे आगे लगाते रहें आगे। सेकेंडली शेर अब्दुल मरवत हो जाएंगे, बाकी वकला हो जाएं, शुएब शाहीन साहब हो जाए, जिनको बाकियों को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में तहरीक इंसाफ ने इन कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है या हमको वो शोला बयानी से काम लेते हैं, वो लड़ाई वाली तरफ जाते हैं, तो जनाबे वाला मुझे कोई एक लीडर बता दीजिए ना जिसको इजाज़त है तहरीक इंसाफ की, कोई एक खातून या मर्द रहनुमा मुझे बता दीजिए जिसको इजाज़त है कि तो आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट करें, आप जलसे जुलूस करें, आप रैलियाँ होल्ड करें, आपको इजाज़त है बाकी सियासी जमातों की तरह। जब आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ी एक सियासी जमात को, अपने दीवार के साथ लगा के, नुक्कड़ के साथ लगा के सांस बंद कर दिया हुआ उसका, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए हर वो हरबा या हर वो टैक्टिक या हर वो तदबीर इस्तेमाल करेगी जो उनका हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है। मुझे नहीं याद पड़ता या मैंने कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा कि कोई भी वकील जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आ सकता। कहते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वो एक सियासतदान थे, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि अंसार भाई सब क्या लिखना चाहते हैं या क्या नहीं लिखना चाहते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप उसके ऊपर खुल के बात कर सकते हैं कि यार शेर अब्दुल मरवत जैसे वकला जो है इनको कानूनी मामलात का आम जैसे आप जैसे शहरियों से बेहतर पता होता है, तो इनको जहाँ पर ग्रिल किया जाएगा ये कोई ना कोई कानून की प्ली लेकर ये फिर भी परफॉर्म करते रहेंगे। तो अगर आपको शेर अब्दुल मरवत नापसंद है, आपको शुएब शाहीन नापसंद है, आपको बाकी वकला जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ जो इस टाइम रिलाय कर रही है और कह रही है कि हम इनको पॉलिटिक्स में इंकरेज करेंगे, तो अंसार भाई साहब फिर लिखिए 9 मई के बाद क्या क्या हुआ, फिर लिखिए कि कौन कौन से सियासतदान जिनका कोई लेना देना नहीं था और वो जेलों में सड़ रहे हैं और वो घरों से भागे हुए और वो अंडरग्राउंड है। फिर लिखिए कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर कई कई कॉल्स थी, जिनको एक्यूज़ किया गया था कि ये 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ से राय अलग की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और आज वो लीडराने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बने बैठे हैं। तो इसमें मतलब इंसाफ कीजिए, लिखिए, ठीक है आपका हक है, आपका आपका तजिया है, आपका एनालिसिस है, लेकिन इंसाफ कीजिए। ये मैं इसके लिए आपके लिए सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, बहुत बुजुर्ग आदमी है, बहुत सीनियर है हमारे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंसाफ ज़रूर कीजिए। जहाँ आप ये लिखते हैं कि वकला को आगे ले आए जो एक नई लड़ाई का आगाज़ चाहते हैं, तो फिर ये भी लिखिए कि वकला आगे क्यों आए, क्यों बाकी लीडरान जो हैं उनको इजाज़त नहीं है, तो वकला जो हैं उन्होंने ये बागडोर संभाली है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनको इस रास्ते पर लगाया। लिहाजा जब भी लिखें तो बैलेंस किया करें, कुछ ओपनली लिखा करें, जुर्रत से लिखा करें। क्यों लगता है कि आप डरे हुए, सहमे हुए सिर्फ लड़ाई करवाने किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं? क्योंकि फ़ौज की और तहरीक इंसाफ की लड़ाई का फ़ायदा किसको है? सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी, बाकी जो सियासी जमातें हैं इनको फ़ायदा है। और इसी के लिए मिलते जुलते स्टेटमेंट्स जो हैं हफीज़ुल नई साहब से भी सामने आ रही हैं, उनके एंड से भी, कि जनाबे वाला एक कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बना दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ माइनस होगी।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतना कॉर्नर करके, इतना पुश करके पाकिस्तान को आप किसी सीधे रास्ते पर डाल सकते हैं, तो आपकी खाम ख्याली भी क्या बेवकूफ़ तरीन सोच है। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग अगर इस राह के ऊपर 75-75, 70-70 साल की उम्र में भी आप इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आपको अभी भी लगता है कि यही सारे मसाइल का हल है, तो फिर ये भी करके देख लीजिए, बाकी सब कुछ तो हो ही रहा है इस मुल्क के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।